गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑन अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। जैसा कि हम पिछले वीडियो में अपने किरचॉफ का द्वितीय नियम कर लिया था हमने, आज हम करेंगे उसी नियम पर, क्वेश्चंस करेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम पर। उससे पहले, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ पॉइंट्स लिखवा दूंगा मैं, जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहेगी। और ये वही पॉइंट्स है जो मैंने आपको कल जो परिपथ बनाया था, उस परिपथ में धारा किस दिशा में चल रही है तो हमें कौन सा चिन्ह लेना है, धारा के विपरीत चल रहे हैं तो हमें कौन सा चिन्ह लेना है, वही सब है। बट एक बार लिखा हुआ होगा तो आप बाद में भी सवाल को देखेंगे तो आपको याद आता रहेगा लिखे हुए की वजह से। आप पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे कि धारा की दिशा में चल रहा है तो धनात्मक चिन्ह ले रहा है, विपरीत दिशा में चल रहा है तो ऋणात्मक चिन्ह लेना है, ऐसे। इसलिए आप ये नोट लिख देना। 4 नोट है, 3 लिख चुका हूँ, चौथा में अभी यहाँ पर स्पेस नहीं इसलिए आएगा नहीं, इसलिए इसके बाद लिखूंगा। तो सबसे पहले, धारा की दिशा में चलने पर प्रतिरोध व धारा का गुणा धनात्मक प्राप्त होता है। कल परिपथ बनाया था वैसा ही आज भी मैं आपको एक परिपथ बना के बता देता हूं। माना ये यहां से I1 आ रही है, I1 आ रही है, I1, ये है हमारा R1। अब अगर हम धारा की दिशा में चल रहे हैं, ये हमारा है प्लस, ये हमारा है माइनस, सॉरी, धारा यहां से यहां होगी, इधर से चलेगी धारा, यहां से माइनस से प्लस की ओर। हाँ, तो जैसे कि हम धारा की दिशा में चल रहे हैं, I1, ये है हमारी I1 धारा, I1 इंटू R1। हम धारा की दिशा में चलेंगे तो ऐसे चलेंगे, यहां से आई, यहां से आई, यहां से, तो I1 का संगत प्रतिरोध कौन सा है? R1, तो I1 R1, I1 R1 पॉजिटिव आ गया। क्या कहा है? धारा की दिशा में चलने पर प्रतिरोध व धारा का गुणा धनात्मक होता है, तो धनात्मक होगा। धारा की विपरीत दिशा में चलने पर प्रतिरोध व धारा का गुणा ऋणात्मक प्राप्त होता है। अब जैसे कि हम धारा की इस दिशा में चल रहे थे, यहां से इस परिपथ को सॉल्व कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हम ऐसे सॉल्व करेंगे, यहां से मैं इस ओर जाने का ट्राई करूंगा, यदि इस ओर की तरफ क्वेश्चन लेके जाता हूं तो यहां से इसके आगे माइनस लग जाएगा, माइनस I1 R1, माइनस का निशान आ जाएगा। बट आंसर आपका सेम ही आएगा, आंसर में कुछ कुछ चेंजेस नहीं होगा, बस खाली लास्ट में जो आपका माइनस इधर भी आ जाएगा और माइनस उधर भी आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर प्लस इधर भी आ जाएगा और विद्युत वाहक बल भी पॉजिटिव आ जाएगा, इसलिए ये पॉजिटिव ही रहेगा। जैसे कि हम दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर क्या आया था हमारे पास? माइनस I1 R1, माइनस I1 R1, यहाँ पर पॉजिटिव I1 R1 आया था। अब इसमें एक विद्युत वाहक बल भी है, तो किसी भी विद्युत परिपथ में विभिन्न मार्गों से प्रवाहित होने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में स्थित विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो अब विद्युत वाहक बल भी लेना है, तो धारा की दिशा में चलने पर, जैसे कि हम अभी धारा की दिशा में ही चल रहे हैं, धारा की दिशा में चलने पर सेल के भीतर धारा का प्रवाह, सेल है ये, सेल के भीतर धारा का प्रवाह ऋण से धन की ओर होता है। ये ऋण है, यहां से धन की ओर, यहां से यहां की ओर होता है, इस ओर होता है। धारा का प्रवाह सेल के भीतर हो तो उसका विद्युत वाहक बल धनात्मक होगा। अब धारा की दिशा में चल रहे हैं हम, धारा की दिशा में I1 R1 लिया तो इसके साथ धारा की दिशा वाला ही विद्युत वाहक बल होगा, तो धारा की दिशा वाला विद्युत वाहक बल लेंगे तो E पॉजिटिव आ जाएगा। अब धारा की विपरीत दिशा में चलेंगे, जैसे कि मैं, ये चौथा पॉइंट है हमारा, धारा की विपरीत दिशा में चलने पर सेल के अंदर जो विद्युत धारा चलती है, ये विपरीत, चौथा पॉइंट बता रहा हूं कि धारा के विपरीत दिशा में चलने पर, यानी ऐसे उल्टा चलने पर, ऐसे जाएंगे हम I1 के विपरीत इस तरफ जाएंगे तो सेल के भीतर जो धारा चलेगी वो प्लस से माइनस की ओर होगी, ऐसे चलेगी, और इस स्थिति में हमें विद्युत वाहक बल ऋणात्मक मिलेगा, तो इक्वस टू माइनस ई। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, तो आंसर आपका सेम रहेगा, बस केवल धारा की दिशा में चलेंगे तो पॉजिटिव निशान लेना है, धारा की विपरीत दिशा में चलेंगे तो ऋणात्मक निशान लेना है। यदि विद्युत वाहक बल से हम प्लस की ओर से बाहर निकल रहे हैं, ये एक सिंपल ट्रिक है, आपको विद्युत वाहक बल में इतना सोचने की जरूरत नहीं। यदि यहां से धारा आ रही है और यहां से प्लस से बाहर निकले तो ई के साथ प्लस का ही निशान होगा, और इधर से हम जा रहे हैं और माइनस से बाहर निकल रहे हैं तो ई के साथ माइनस का निशान होगा। तो ये 3 पॉइंट आप नोट कर लो, इसके बाद हम लास्ट चौथा पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
हाँ, तो ये हमारा चौथा पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है कि धारा की विपरीत दिशा, जो मैं आपको पहले समझा चुका हूं, एक बार आप खाली लिख लो, आपको समझ में आ जाएगा जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, और ऑलरेडी मैं समझा तो चुका हूँ। धारा की विपरीत दिशा में चलने पर सेल के भीतर धारा का प्रवाह धन से ऋण की ओर होगा, और वो तो उसका विद्युत वाहक बल ऋणात्मक होगा। यदि विपरीत दिशा में चलेंगे तो विद्युत वाहक बल ऋणात्मक प्राप्त होगा, और अगर धारा की दिशा में चलेंगे तो विद्युत वाहक बल हमें धनात्मक प्राप्त होगा। ये बात आप याद रखना, बाकी ये पॉइंट नोट कर लो। इसके बाद हम क्वेश्चन उतारते हैं। हाँ, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ये ए बी सी डी, एक पास तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन में, और एक पास हो गया हमारे पास बी सी डी ई एफ, दो पास है हमारे पास। ये 14 वोल्ट की एक बैटरी है और एक बैटरी है 10 वोल्ट की। 14 वोल्ट की बैटरी से I1 मान की धारा निकल रही है, ये I1 इधर आकर यहाँ से इधर जा रही है। 10 वोल्ट की बैटरी से हमारे पास I2 धारा प्रवाहित हो रही है, ये I2 यहाँ से निकलकर यहाँ पर आ रही है। I1 यहाँ पे, I2 यहाँ पे, दोनों मिलकर नीचे जाएगी तो इस पाश में बहेगी, और इस पाश में दोनों मिलकर बहेगी तो I3 धारा बनेगी, जो कि I1 प्लस I2 से बनेगी। यहाँ पर हमारे पास 3 प्रतिरोध है, एक 4 ओम का, एक 6 ओम का और एक 2 ओम का है। तो हम हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हमें ज्ञात क्या करना है, I1, I2 और I3 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या सिखाया था, जब मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन दिया था, जस्ट सेकंड किरचॉफ की सेकंड लॉ पढ़ने के जस्ट नीचे ही एक एग्जाम्पल दिया था कि सबसे पहले हम एक बंद पाश लेंगे। तो बंद पाश ए बी सी डी ए में, बंद पाश ए बी सी डी ए में, इसके दो पार्ट कर देता हूं मैं, ये होगा। अब यहां पर क्या होगा, पहले हम धारा की दिशा में चलेंगे तो I1 से स्टार्ट करते हैं। I1 से नीचे I1 यहां से स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि ये ऑपोजिट पड़ जाएगा, क्योंकि यहां से I2 आ रही है। यहां से हम स्टार्ट कर देते हैं। तो I1 चल रही है, I1 का संगत प्रतिरोध कौन सा है, I1 का संगत प्रतिरोध है हमारे पास 6, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 6I1। संगत प्रतिरोध इसका ये है, यहां से चले, ऑपोजिट आ रही है बट यहाँ पर कोई प्रतिरोध नहीं है, इसलिए यहाँ से चले चले चले, और यहाँ पर जब हम गए तो जब हम, मैंने आपको क्या बताया, जब बाहर निकलते तब जो निशान होता है वही निशान हमारे साथ रहता है। तो क्या पॉजिटिव निशान है, E14 है, 14 इसकी वैल्यू और पॉजिटिव निशान है, तो इक्वल्स टू 14 आ गया हमारे पास। यहाँ से आए, नीचे उतरे, अब यहाँ पर I2 धारा ऑपोजिट में आ रही है, और इसका संगत प्रतिरोध क्या है, 4 है। अब ऑपोजिट में आ रही है तो ऋणात्मक चिन्ह लगेगा, जब धारा की विपरीत दिशा होती है तो ऋणात्मक चिन्ह लगता है, तो 4I2 हो जाएगा। ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी हमारी। सॉरी अभी बाकी है हमारे पास थोड़ा क्वेश्चन, फर्स्ट नहीं हुई। हाँ, यहां से नीचे उतरे, अब यहाँ पर एक और बैटरी आ रही है, ये आई, यहां से घुस रहे हम, माइनस से घुसे और प्लस से निकले तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो पॉजिटिव क्या है, इसकी वैल्यू 10 वोल्ट, इस बैटरी की वैल्यू 10 वोल्ट है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 10। दोनों पॉजिटिव है, क्यों, दोनों में पॉजिटिव से ही बाहर निकल रहे हैं, धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी बैटरी की भी। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या होगी, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। 3I1 माइनस 2I2 इक्वल्स टू 24 हो जाएगा। अब इस 2 को मैं 24 से डिवाइड करता हूं तो 12 आ जाएगा हमारे पास। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आएगी 3I1 माइनस 2I2 इक्वल्स टू 12। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। ओके, समझ गए ना, इसको इसके नीचे भेज दिए यहां से तो ये डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब हम बंद पाश लेते हैं, ये वाला सेकंड वाला, CDEFD। मेरे पास तो जगह कम है इसलिए मैंने 2 पार्ट करके किया है। आप डायग्राम के नीचे ये वाला आपने उतारा, उसके जस्ट नीचे ये वाला उतार देना। क्यों, मेरे पास तो जगह कम है इसलिए मैं इसके नीचे नहीं लिख सकता और इसके पास में लिख रहा हूं। ओके, तो अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं। इसमें I3 धारा चल रही है तो I3 की दिशा में चलेंगे।
I3 दिशा यहाँ पर आए नीचे, I3 यहां से इधर जा रहे तो 2 ओम का प्रतिरोध आया I3 की दिशा में, धारा की दिशा में प्रतिरोध है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2I3, क्योंकि धारा की दिशा में ही चल रहे, यहां से आए ऊपर गए, यहां से माइनस से घुसे प्लस से बाहर निकले, तो क्या आएगा, प्लस का निशान ही आएगा, इक्वस टू 10, यहां से घुसे, अब ये I1 भी इसकी दिशा में ही है, तो 6I1 आ जाएगा, प्लस 6I1 आ गया। यहां से भी अगर हम 2 कॉमन ले ले तो I3 प्लस 3I1 इक्वस टू 10, तो I3 प्लस 3I1 इक्वस टू 5, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। यहां तक नोट कर लो, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि धारा की दिशा में चल रहे तो हमको पॉजिटिव लेना, अब ऑपोजिट चल के भी वैल्यू सेम ही आएगी, बट ऑपोजिट में माइनस का निशान की थोड़ी दिक्कत रहती है, दिक्कत तो नहीं रहती वैसे, आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, बट प्लस से थोड़ा इजी रहता है, इसलिए हम प्लस से करते हैं। ओके, तो यहां तक नोट कर लो, इक्वेशन 2 निकाल दो आप। हाँ, तो यहां से हम कुछ चीज में चेंजेस कर रहा हूं, आप देख लेना, इन दोनों इक्वेशन को लास्ट में हमको सॉल्व करना है, सॉल्व करके एक दूसरे की वैल्यू निकालनी है I1 I2 की, तो यहां से निकलेगी नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर I3 और इस इक्वेशन में I3 नहीं है, तो मुझे इससे भी I1 I2 में चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहां से क्या करूंगा, इस I3 की वैल्यू I3 नहीं लिख के I1 प्लस I2 से निकालूंगा, तो यहां से I3 है, I3 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2 ब्रैकेट I1 प्लस I2, ये लिख दूंगा मैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, प्लस 6I1 इक्वस टू 10, ये I3 की जगह मैंने I1 प्लस I2 लिख दिया, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वेशन में I1 I2 चाहिएगा, अगर हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, I1 की वैल्यू एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में रखेंगे या विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, तो दोनों को काटने के लिए मैं I1 I2 चाहिएगा, तो यहां से मैंने किया, तो यहां से क्या हो जाएगा, 2I1, यहां से हो जाएगा हमारे पास 2I1, और ये 2I2 हो जाएगा प्लस 2I2 प्लस 6I1 इक्वस टू 10, ये हो गया हमारे पास। अब 2I1 और 6I1 कितना हो जाएगा, 8I1, 8I1 और ये 2I2 तो ऐसा कैसा ही रहेगा, इक्वस टू 10, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमारे पास दोनों इक्वेशन I1 I2 के टर्म में आ गई, तो हम इसको सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं। तो ऐसे करेंगे, आप एग्जाम में खुद का भी थोड़ा माइंड लगाना कि हमें I1 I2 की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों इक्वेशन को विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे या प्रतिस्थापन से भी सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो उसके लिए इसमें भी I1 I2, इसमें भी I1 I2 चाहिएगा, तो वो कैसे लाएंगे, यहाँ से I1 I2 की वैल्यू भर देंगे I3 में, तो ये नोट कर लो आप। हाँ, तो हम इसको समीकरण 1 और 2 से इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। आपने छोटी क्लास में लगे होगी विलोपन विधि, एक के नीचे दूसरी समीकरण रखते थे और किसी का मल्टीप्लाई करवाते थे, अगर कोई कट नहीं रहा हो तो। हमारे पास यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू कट रही है, -2 और +2 है, डायरेक्ट वैल्यू कट रही है, तो मैं काट दूंगा इसको, कट गई, -2 से +2। अब हमारे पास क्या बचा, 11I1 इक्वस टू 10 + 12 इक्वस टू 22, ये आ गया हमारे पास। अब 11 को इसके नीचे भेजेंगे तो I1 इक्वस टू 2 हो जाएगा। I1 की वैल्यू मैं आपको करके बता देता हूँ, I1 छोटी क्लास का है बट क्या करें, आपको बताना जरूरी है। 11I1 इक्वस टू 2, तो I1 I2 I3 में से हमारे पास I1 की वैल्यू आ चुकी है 2, पता चलिए आपको। यहां से इसको इसके नीचे भेजा, I1 22/11 और I की वैल्यू आ गई 2, तो ये I1 की वैल्यू आप नोट कर लो। इसके बाद हम I2 और I3 की वैल्यू निकालते हैं। हाँ, तो ये हमारी इक्वेशन थी 1, ये इक्वेशन 1 दे देता हूं मैं नाम। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में I1 का मान रखने पर, तो इक्वेशन 1 में हम I1 की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे I1 की वैल्यू हमारे पास 2 आई थी, तो 3 × 2 -2
2i2 इक्वल्स टू 12, ये आ गई हमारे पास। तो 3 मल्टीप्लाई 2 6 आ जाएगा हमारे पास। 6 माइनस 2i2 इक्वल्स टू 12। अब इस 6 को मैं उस साइड भेजूंगा तो ये प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, तो 12 माइनस 6 हमारे पास 6 आ जाएगा। तो माइनस 2i2 इक्वल्स टू 12 माइनस 6, तो माइनस 2i2 इक्वल्स टू 6। अब यहां से i2 क्या होगा, माइनस 2 को इसके नीचे भेज देंगे। जब माइनस 2 को इसके नीचे भेजूंगा तो 2 से 6 डिवाइड होगा 3 टाइम्स और माइनस का निशान उसके साथ रहेगा, तो i2 की वैल्यू आएगी -3। i2 इक्वल्स टू -3। तो i1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, i3 की वैल्यू हमारे पास आ गई -3। i3 की वैल्यू हमारे पास ये क्या हुआ आप देख लो एक बार, i2 इक्वल्स टू 6 बाय -2, यहां से कैंसिल होके आ गया 3 और माइनस का निशान, तो ये i2 इक्वल्स टू 3। i1 और i2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ i1 इक्वल्स टू 2, i2 इक्वल्स टू -3। अब हमारे पास वैल्यू निकालनी है i3 की, तो ये नोट कर लो आप। उसके बाद हम i3 की वैल्यू निकालते हैं। हाँ, तो सबसे इजी काम है हमारा i3 की वैल्यू निकालना। तो आप बोलेंगे कि i3 की वैल्यू कैसे निकलेगी अब, तो i3 की वैल्यू निकालने के लिए हमें i1 और i2 की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं। एक फॉर्मूला है हमारे पास i3 इक्वल्स टू i1 प्लस i2, जो दोनों धाराएं मिलकर यहाँ पर आ रही है, i3 बह रही है, तो i1 प्लस i2। तो i3 की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, i3 इक्वल्स टू i1 की वैल्यू हमारी 2 है 2, i3 की वैल्यू हमारे पास -3 है, तो यहाँ से i3 की वैल्यू हम -3 भर देंगे। अब यहाँ से हो जाएगा हमारे पास i3 इक्वल्स टू 2 -3, तो i3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 में से -3 गया तो क्या बचा -1। तो ये हो गए हमारे i1 i2 और i3 की वैल्यू कंप्लीट। तो i3 की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी -1। तो हम तीनों मान निकाल चुके। तो इस तरह किरचॉफ के सेकंड लॉ के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, जो कि आज मैं एक करवा चुका हूँ, बहुत इजी तरीके से मैंने समझा, उम्मीद है आपको समझ में भी आ चुका होगा। और कल मैं आपको और एक दो क्वेश्चन समझाऊंगा जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को बहुत आपको प्रैक्टिस की जरूरत है इन क्वेश्चंस पर, जैसे कि मैंने करवाया, आपकी नोटबुक में भी होंगे, तो आप उनको भी सॉल्व करने का ट्राई करना। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके आप वो क्वेश्चन भेज सकते हो, तो मैं आपको उस क्वेश्चन पे एक वीडियो बना के भेज दूंगा। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, स्टडी ऑफ साइंस। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे से समझेंगे। ऑल द बेस्ट। तो ये वैल्यूज नोट कर लेना, i3 इक्वल्स टू -1।